आज हमारे स्टूडियो में बातचीत के मंच पर मृदुला जी को आना था, आ भी गई हैं, लेकिन एक्चुअली उनके कैमरे में थोड़ी सी समस्या है, तो इसलिए उनकी तस्वीर हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये है कि उनकी किताबें सामने हैं और हम उसी से बातचीत करके, और मृदुला जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करके हम अपनी आज की बातचीत जो है वो वार्ता है वो हम आगे बढ़ाते हैं। मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बातचीत के मंच पर, इस स्टूडियो में। शुक्रिया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया जी। आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, अच्छा ठीक है। हाँ। पहले तो मैं मृदुला जी के बारे में थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। मृदुला जी जो हैं वो, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और ये कहानियां लिखती हैं, उपन्यास लिखती हैं, नाटक लिखे हैं इन्होंने, निबंध संग्रह लिखे हैं और कुल मिलाकर इन्होंने 20 से अधिक किताबें लिखी हैं। इन्होंने पढ़ाई जो की थी वो इकोनॉमिक्स में एमए किया हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने 3 साल तक पढ़ाया भी है। इनके उपन्यास जो है वो उसमें काफी मतलब विविधता रही है और इसलिए और नयापन काफी रहा, इसलिए जो आलोचक हैं उन्होंने इनकी काफी सराहना की है और इनको एक अच्छा स्थान हिंदी साहित्य में प्राप्त है। इनकी कहानियों का, इनके उपन्यासों का जो अनेक हिंदी भाषाओं तथा जर्मन, चेक, जापानी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। ये कॉलमिस्ट भी हैं और पर्यावरण के प्रति ये काफी सजग रहती हैं और उस पर ये कॉलम लिखती हैं। महिलाओं तथा बच्चों के हित में समाज सेवा का काम भी करती हैं। इनका एक उपन्यास जो मुझे भी बहुत पसंद है और जिसके वजह से मेरा ध्यान इनकी तरफ गया था, वो इनका उपन्यास था चितकोबरा। ये एक नारी पुरुष संबंधों में शरीर को मन के समांतर खड़ा करने और इस पर एक नारीवाद या पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण रखने के लिए काफी चर्चित और विवादास्पद रहा था। ये अपने जमाने का एक बहुत ही बोल्ड उपन्यास था। उन्होंने इंडिया टुडे में के जो हिंदी संस्करण था उसमें 2003 से 2010 तक कटाक्ष नामक स्तंभ रेगुलर लिखती रही है ये, और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ ये जो कॉलम था ये काफी चर्चा में रहा। मैं बता दे रहा हूँ कि इनके उपन्यास जो हैं वो कौन कौन, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इनका एक उपन्यास अनित्य 1980 में प्रकाशित हुआ, फिर उसके बाद से उर्फ सैम, ये कहानी संग्रह 1986 में, उसके हिस्से की धूप उपन्यास 1975 में, एक और अजनबी नाटक 1978 में, एक यात्रा संस्मरण कुछ भटके ललित, ये लेख संग्रह है, कठगुलाब उपन्यास, कर लेंगे सब हजम व्यंग है ये, कितनी कैदें ये कथा संग्रह है, खेद नहीं है व्यंग है, ग्लेशियर से कथा संग्रह है, चर्चित कहानियां ये कथा संग्रह इनका है, 1993 में प्रकाशित हुआ है। चितकोबरा उपन्यास 1969 में इनका प्रकाशित हुआ है। चुकते नहीं सवाल, ये ललित लेखों का संग्रह है। छत पर दस्तक कहानी संग्रह इनका, जादू का कालीन ये नाटक है, जूते का जोड़ गोभी का तोड़ ये कहानी संग्रह है, टुकड़ा टुकड़ा आदमी ये कहानी संग्रह है, डैफोडिल जल रहे हैं ये कहानी संग्रह है, 3 कैदे नाटक है, 10 प्रतिनिधि कहानियां कथा संग्रह है ये, मंजूर नामंजूर ये प्रेम कहानी है, 2007 में छपा है ये, मिलजुल मन उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ है, मृदुला गर्ग की यादगार कहानियां ये कहानी संग्रह 2010 में, मेरे देश की मिट्टी आहा कथा संग्रह 2001 में, मैं और मैं उपन्यास 1984, रंग ढंग ललित लेख संग्रह 1995 में, वंशज उपन्यास 1976 में, शहर के नाम कथा संग्रह 1990 में, संगति विसंगति कथा संग्रह 2 खंडों में 2003 में, समागम कथा संग्रह 1996 में, साम दाम दंड भेद से काफी हो गया, आप रहने दीजिए। बाल नाटक है,
और मैं थोड़ा सा पुरस्कारों के बारे में बात करके फिर आगे बात करता हूँ। इनको हिंदी अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान 1988 में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा साहित्य भूषण 1999 में। ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क द्वारा साहसी लेखन के लिए हेलमेट ग्रांट 2001 में। विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में साहित्य में जीवन भर के योगदान के लिए सम्मानित हुई है 2003 में। प्रतीक कठगुलाब के लिए हिंदी में उत्कृष्ट लेखन व्यास सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा उसके हिस्से की धूप और जादू का कालीन सम्मान। और मिलजुल मन उपन्यास है जो को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ खेल राम मनोहर लोहिया सम्मान। और डिलिट ऑनरेसिस कौसा ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर में इन्हें ऑनरेरियम डिलिट की डिग्री मिली। मृदुला जी, इतनी सारी उपलब्धियां लेकर के पहला सवाल तो ये है कि आप जो इस समय हिंदी साहित्य की वरिष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार, साहित्यकार हैं, पहला सवाल तो ये है कि आपको कैसा महसूस होता है कि जब इतने सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं और आज की स्थिति में आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या महसूस करूंगी? सम्मानों से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, सच बतलाऊं। जो अच्छा लगता रहे वो कि मेरे पाठक काफी रहे हैं। मैं नहीं कह सकती कि भाई पाठक नहीं मिले, मुझे मिले हैं। अब कितने वो गंभीरता से पढ़ते थे और कितनी गहराई से पढ़ते थे वो तो कम ही होते हैं ऐसे पाठक। अगर ऐसे पाठक भी मिलते रहे हैं, मैं समझती हूँ कि पाठकों का मिलना सम्मानों के मिलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं जब भी बात करती हूँ तो अपने पाठकों को ही संबोधित करके बात करती हूँ। ये बताइए कि जैसे आप तो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ाई की थी, जी साहित्य और संस्कृति की तरफ आपका रुझान कैसे हो गया? वो तो शुरू से था। हम लोग बहुत पढ़ते थे हमारे घर में, सभी लोग, मेरी माँ, पिताजी और लोग भी, फूफा रहते थे, चाचा रहते थे, सभी लोग बहुत साहित्य पढ़ते थे, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में और तमाम भाषाओं से अनुदित साहित्य। मतलब मैं तो 9 बरस की उम्र में मैंने ब्रदर्स कैरामाज़ोव पढ़ लिया था, डॉस्टोयेव्स्की का। और तमाम जरीन जी हमारे घर पर भी आते थे और उनकी किताबें, मतलब बहुत शुरू से हम साहित्य पढ़ते थे। मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते ही मैंने लिखना शुरू कर दिया। बल्कि जब मैं अर्थशास्त्र मैंने पढ़ा भी, तो उसमें मैं जब लेख लिखती थी तो मेरे प्रोफेसर कहते थे कि ये तो साहित्यिक लेख लगता है। तो उस वक्त तो हम इसको कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानते थे, मगर वो मतलब रुझान शुरू से ही रहा है। अर्थशास्त्र पढ़ने से रुझान कम नहीं हुआ, बल्कि अर्थशास्त्र ने एक मुझे धरातल दिया मेरे लेखन को, क्योंकि मैं जो देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति है वो करीब करीब मेरे हर उपन्यास और कहानी में आती है। ये जैसे कि पहले आपने कहानियां लिखी, आपकी कहानियां काफी चर्चित हुई, उपन्यास आपने बाद में लिखना शुरू किया? नहीं, 1972 में मैंने कहानी मेरी पहली छपी और 1920 मेरा पहला उपन्यास छप गया था। अच्छा। और 1975 में ही मेरा नाटक मंचित हुआ और उससे पहले वो नटरंग में छप गया था। तो करीब करीब एक साथ ही चली सब चीजें। कहानियां कुछ लिखी, उसके बाद उपन्यास लिखा। अच्छा, उपन्यास। एक सवाल जो है, जो मैं जब पढ़ता था आपकी कहानियों को और आपके उपन्यासों को, तो मेरे दिमाग में तब से सवाल है और मैं सोच भी रहा था कि जब भी कभी आपसे मुलाकात होगी तो आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगा। ये जो आपने चितकोबरा उपन्यास लिखा जी, तो ये अपने समय का एक ये बोल्ड उपन्यास
कहा गया। और इसके बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो इसके कुछ पेजों की ही चर्चा करके और इसको मतलब तरह तरह से इस पर टिप्पणियां की, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत जबरदस्त उपन्यास था और बहुत बोल्ड उपन्यास था। जरा मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिखने के पीछे और इसके लिखने की रचना प्रक्रिया क्या रही आपके मन में? रचना प्रक्रिया तो बहुत ही दिलचस्प थी। चितकोबरा में आप जानते होंगे कि भाई आपने पढ़ा है तो उसमें 25 अंश हैं, 26 समझ लीजिए, उसमें थोड़ा शुरू में जो आता है उसको मिला के 26 अंश है। एक अंश में रोज लिखती थी, वो 26 दिनों में लिखा गया। फिर एक शब्द भी नहीं बदला। जो 26 दिनों में लिखा गया वही वो उपन्यास छपा। और उसका शिल्प बहुत अलग अलग है कि आप वो जो अंश है उनको किसी भी क्रम में लगा लीजिए, कहानी वही रहती है। किसी भी ताश के पत्तों की तरह आप उसको फेंट सकते हैं उनको और पढ़ सकते हैं। तो जिस क्रम में वो किताब में है उस क्रम में लिखा नहीं गया था, बस यही अंतर सिर्फ हुआ था और बाकी तो कुछ उसमें बदला नहीं गया। बाकी मैंने तो अपनी समझ में ना तो बोल्ड तो मैं ये हिंदी में बोल्ड शब्द का अलग ही मतलब हो गया है, मगर वैसे तो साहसिक ही मतलब है। और बिना साहस तो कोई कलाकर्म नहीं होता। अगर आप में साहस नहीं है तो आप क्यों लिखेंगे? और काम करेंगे जिंदगी में, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, रहेंगे। जब आप लिखते हैं तो आप इसीलिए लिखते हैं क्योंकि आप जो भी व्यवस्था है उसमें जो भी मूल्य हैं उनसे असंतुष्ट हैं, उनका प्रतिरोध करना चाहते हैं। तो जब आप लिखते हैं तो साहस की तो उसमें बहुत ज़रूरत होती है। आप कई बातें लिखते हैं जिससे लोग नाराज़ हो जाते हैं, आपके परिवार वाले नाराज़ हो सकते हैं, अन्य लोग नाराज़ हो सकते हैं, उनको आप बिल्कुल भुला दें। कम से कम उसकी मैंने कभी परवाह नहीं, कौन नाराज़ होगा या नहीं होगा। मुझे जो सत्य लगता था, मेरी दृष्टि में सच था। और आप जानते ही हैं कि सच ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं कि सबको एक ही चीज़ सच मालूम पड़े। हम सच को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं और अपनी दृष्टि से उस सच का बयान करते हैं। मैं समझती हूँ कि साहित्य इसमें बहुत बड़ा काम करता है। आप 10-20 लेखकों की कृतियाँ जब पढ़ते हैं तब अलग अलग सच और अलग अलग जीवन दृष्टि आपके सामने आती है, तब उसमें से आपको एक अपना सच मिलता है। मैं समझती हूँ कि ये सत्य की खोज होती है जो हम साहित्य में करते हैं। तो वही मैंने किया। और मुझे चितकोबरा साहसिक तो मुझे सभी कुछ लगता था, जो कुछ भी मैं करती थी लेखन में और जीवन में भी, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसको कोई इस तरह का विवाद होगा। और मैं नहीं समझती कि हिंदी के अलावा ऐसा विवाद और किसी भाषा में होता, क्योंकि हम लोग शब्दों पर जाकर बहुत जल्दी चीज़ों को, खासकर अगर जैसे ही स्त्री पुरुष संबंध आता है, जैसे बोल्ड शब्द भी हम उसी के लिए प्रयोग करते हैं जिसमें सेक्स आए, और अश्लील भी उसी के लिए प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं जो सचमुच अश्लील है वो रिश्वत लेना अश्लील है, मॉब लिंचिंग अश्लील है, भ्रष्टाचार अश्लील है, भाई भतीजावाद अश्लील है, नेता जो झूठ बोलते हैं वो अश्लील है। अश्लील नहीं कहते। जैसे ही कोई सेक्स का वर्णन आता है, बलात्कार अश्लील है, बलात्कार करना अश्लील है, बलात्कार के बारे में लिखना अश्लील नहीं है, क्योंकि वो सच के बारे में, आप जीवन के बारे में लिख रहे हैं, जीवन की सच्चाई को लिख रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था कि चितकोबरा जो पूर्ण उपन्यास है और जिसमें समय के बारे में है कि दो उसमें जो पात्र हैं को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। एक जो घूमता रहता है और एक जो एक जगह पर स्थिर है, वो समय को, सत्य को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। उसके बाद बात ही नहीं हुई। बात हुई तो सिर्फ स्त्री पुरुष संबंध के बारे में हुई, वहीं वो अटक कर रह गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था, मगर लोगों ने पढ़ा और अब तो ज्यादातर लोग उसको उस दृष्टि से पढ़ते हैं कि उसमें समाज की एक तस्वीर है और मनोविज्ञान है। और एक सबसे बड़ी बात थी कि उसमें अपराध बोध नहीं है। तो भारतीय स्त्री में अपराध बोध इतना ज्यादा रहता है और दिखलाया जाता है कि जैसे वो उसका विवाह अपराध बोध से होता है, पुरुष से नहीं होता।
तो ये अपराध बोध नहीं है इसमें। जो कुछ भी वो करती है स्त्री, वो सोच विचार कर करती है, जानबूझ के करती है। आयास उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए बाद में कोई कपट छल प्रपंच नहीं है। जो है और उसको ही स्वीकार किया जाता है। अच्छा, अच्छी बात आपने कही। इस पे एक सवाल मेरे दिमाग में है, आ गया है कि ये जो स्त्री विमर्श की जो बातें होती हैं और स्त्री स्वतंत्रता की जो बातें होती हैं, इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि वो बातें शुरू तो बहुत अच्छी तरीके से होती हैं, लेकिन बाद में ये बातें जो है वो भटक करके एक जगह आकर टिक जाती हैं और फिर वहीं पर बहस मुबाहिसा होने लगता है। और इससे क्या होता है कि ये जो स्त्री विमर्श है उसमें कुछ नयापन नहीं आ पाता है, मतलब उसमें कोई विकास नहीं हो पाता है। इस पर थोड़ा आपकी राय जानना चाहते हैं। मेरा माइक हमने अच्छा खोल दिया आपने। हाँ, दरअसल मुझे तो विमर्श इस पद से ही चिढ़ है। मैं स्त्रीवादी विमर्श तो मेरी समझ में आता है कि एक स्त्रीवादी दृष्टि होती है कुछ लोगों की, और उस स्त्रीवादी विमर्श होता है जिसमें ज्यादातर वो पुरुष से विद्रोह करती हैं और अपने वो अधिकारों के लिए मांग करती हैं और पुरुष से विद्रोह करती हैं। मगर मेरा तो ऐसा कोई पुरुष से विद्रोह नहीं है। मैं मानती हूँ कि पुरुष भी उन्हीं व्यवस्था का वैसे ही शिकार होता है जैसे स्त्री होती है, और क्योंकि पुरुष खुद हीन भावना से ग्रस्त रहता है, वो फिर जिस पर भी हुकूमत कर सकता है उस पर हुकूमत करता है। स्त्री हो, अन्य निर्धन लोग हों, उसके मातहत हों, हम सबको उन पर हुकूमत करते हैं। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, जो आज हमारी संस्कृति है, हमारे समाज में चापलूसी बहुत चलती है। अपने से बड़े से हम चापलूसी करते हैं और अपने से छोटे को हम सताते हैं। मतलब ये हमारे यहाँ जो वर्ग विभेद है, जाति विभेद है, जो विषमता है, वो हमने मानी हुई है। तो समाज तो विषम होगा ही। तो एक विषम समाज में स्त्री पुरुष समान कैसे हो सकते हैं? उनमें भी विषमता होगी। ये हमारी व्यवस्था ही ऐसी है। तो उसमें खाली स्त्री अपने लिए आज़ादी चाहे वो संभव ही नहीं है। आज़ादी, अगर मन की आज़ादी है, वो स्त्री और पुरुष दोनों को चाहिए, और तभी वो एक दूसरे के साथ, जो हमारा पुराना सिद्धांत है अर्धनारीश्वर का, उसकी तरह वो व्यवहार कर सकते हैं। एक दूसरे को इज्जत दे सकते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान कर सकते हैं। ये मानकर चल सकते हैं कि जीवन में, जिंदगी में, समाज में, राजनीति में, आर्थिक ढांचे में, सब में स्त्री और पुरुष का एक समान स्थान है। वो तभी हो सकता है जब हमारे समाज में भी विषमता कम हो। उसकी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि आज़ादी के बाद के वर्षों में विषमता बढ़ी है, घटी नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि स्त्री विमर्श अलग से कोई वो सामाजिक ही विमर्श है। वो जो भी स्त्री समस्या है वो सामाजिक समस्या है, वहीं से पैदा होती है। इसलिए खाली जो बात होती है देह की, कि स्त्री की देह की आज़ादी, वो तो मुझे बहुत ही बेवकूफ़ाना बात लगती है। क्योंकि जो जिस्म है, जो शरीर है, वो पूरी तरह दिमाग के नियंत्रण में होता है। ब्रेन डेड इज डेड। अगर आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो आप मृत हो जाते हैं। तो देह अलग से उसकी कोई उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मस्तिष्क और देह जो हैं वो साथ चलते हैं, उनका अस्तित्व एक दूसरे के साथ है। और एक ये बहुत बात होती है, बहुत ये मतलब शुरू से कही जाती है, जिसका स्त्रियों ने विरोध भी किया है, कम से कम मैंने इसका विरोध किया है, कि पुरुष दिमाग से लिखते हैं और स्त्रियां मन से लिखती हैं। मन और दिमाग अलग चीज नहीं होते, दिलो दानिश एक ही चीज है, दोनों दिमाग से ही संचालित होती है। मन कुछ नहीं है। दिल क्या है? वो खाली एक ऑर्गन है, सिर्फ वो
खून पंप करने के काम आता है और कुछ नहीं। बाकी सब काम दिमाग से होता है। दिमाग के दो हिस्से हैं जिसमें एक भावना प्रधान होता है और दूसरा विचार प्रधान होता है। उसी से आप लिखते हैं, दोनों उसमें आते हैं। तो स्त्री विमर्श मुझे कभी कोई खास जचा नहीं कि उसको लेके कोई बहुत आप बार बार बात करें, क्योंकि फिर वो वही सतही चीजों पर आ जाता है। अब अगर आप बात करते हैं कि ये प्रस्थान, इसने इस कहानी प्रस्थान बिंदु है, तो मुझे अचरज होता है कि प्रस्थान बिंदु उनको माना जाता है जो स्त्री पुरुष संबंध में प्रस्थान बिंदु हो। तो खाली स्त्री पुरुष संबंध तो नहीं होता साहित्य में तो बहुत कुछ और होता है। तो प्रस्थान बिंदु वो होना चाहिए जहां आप मान लीजिए स्त्री के लिए कि स्त्री को आपने दिखाया कि वो आज़ादी की बात करती है, देश की आज़ादी की बात करती है, या वो विषमताओं की बात करती है, वो व्यवस्थागत खामियों की बात करती है, खूबियों की बात करती है, विचार की बात करती है। प्रस्थान बिंदु हो सकता है कि बाहर जाते हैं लोग, देश को छोड़कर बाहर बस जाते हैं। मेरी एक कहानी में एक स्त्री है जो उसका पति जाता है बाहर, उसके बेटे पहले ही बाहर है, एक बेटा सिर्फ हिंदुस्तान में उसके पास है। तो वो मना कर देती है कि वो नहीं जाएगी अमेरिका। किसी के समझ में नहीं आता कि भी क्यों नहीं जाएगी। वो नहीं जाएगी क्योंकि उसको वहां रहना पसंद नहीं है, वो हिंदुस्तान में रहना चाहती है। तो पति के साथ वो जाए जरूरी नहीं है, वो नहीं जाती। उसके बेटे भी वहां है, वो नहीं जाती। वो स्कूल में टीचर है, कोई ओहदा उसके पास नहीं है, मगर वो स्वतंत्र महसूस करती है और हिंदुस्तान में रहते हुए उसको लगता है उसकी भावनाएं संतुष्ट होती हैं, तो वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है। और ये एक अपनी दृष्टि पर, वो कुछ इसका मतलब नहीं है, ना प्रेमिका है ना प्रेमी है, कुछ नहीं है। उसके संबंध ठीक थे अपने पति से जैसे होते हैं पति पत्नी के संबंध, मगर वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बाहर नहीं बसना चाहती। और उसका नाम है उस कहानी का बर्फ बनी बारिश। मतलब यहाँ बारिश होती है, वहां बर्फ गिरती है। बारिश में शोर होता है, आवाज होती है, संवाद होता है। बर्फ बिल्कुल निस्पंद होती है, उसमें कोई बिल्कुल निशब्द होती है। जब बर्फ गिरती है तो कोई आवाज नहीं होती। तो वो एक संबंधों की भी जो ऊष्मा यहाँ महसूस करती है, वो बाहर नहीं महसूस करती, तो वो अंत तक नहीं जाती। तो ये एक होता है कि ये आप किसी दृष्टि को लेकर चल रहे हैं। उसी तरह मेरे उपन्यास अनित्य में एक पात्र है काजल बनर्जी। वो स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में रहती है और जब वो विवाह करती है तो वो आदमी भी आंदोलन में रहा होता है, स्वतंत्रता आंदोलन में। बाद में वो मंत्री बन जाता है और बहुत ही भ्रष्ट हो जाता है। तो वो उससे तलाक इसलिए लेती है, उसको इसलिए छोड़ती है क्योंकि वो भ्रष्ट है। इसलिए नहीं कि उसकी प्रेमिका है, इसलिए नहीं कि उसका अपना कहीं प्रेम हो जाता है, मगर वो भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं रह सकती। जिस आदमी की कोई मूल्य ना हो और वो सिर्फ अपने लिए, स्वार्थ के लिए सब कुछ करता हो, उसके साथ वो नहीं रह सकती। तो वो उससे तलाक ले लेती है। ये एक सिद्धांत के लिए लिया गया संबंध विच्छेद है, किसी पुरुष स्त्री संबंध की वजह से नहीं। तो सिद्धांत की वजह से जो आप एक स्त्री खड़ी होती है वो आजाद स्त्री है। वो आपके स्त्री विमर्श में बहुत कम आती है। जो चालू स्त्री विमर्श है वो ज्यादातर पुरुष से प्रतिद्वंदी बनाता है, स्त्री को पुरुष का प्रतिद्वंदी बनाता है। मैं नहीं मानती उसको। मुझे पुरुष अच्छे लगते हैं, मेरे दोस्त ज्यादातर पुरुष रहे हैं और मैं देखती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई विचार देते हैं तो आपके समर्थन में भी पुरुष ही आते हैं, स्त्रियां आए जरूरी नहीं है। बल्कि चितकोबरा पर जो सारा विवाद हुआ था उसकी शुरुआत एक स्त्री लेखिका ने की थी, एक लेखिका ने की थी, स्त्री ने की थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती कि पुरुष और स्त्री के बीच कोई असमानता जरूर है, वो हमारे संस्कारों की वजह से है, जो हमारी व्यवस्था है उसकी वजह से, मगर उनके बीच कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। वो जब साथ रहेंगे, साथ विचार करेंगे, एक दूसरे को मान सम्मान देंगे, तभी मैं समझती हूँ कि समाज जो है वो पूरी तरह से विकसित हो सकता है, बढ़ोतरी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन ये तो है कि स्त्री की जो स्थिति है
वो आज के जी समाज में, जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर पहले के समाज से देखें तो कुछ सामंती संस्कृतियां हैं जिसमें स्त्री जकड़ी हुई है, और बाजार ने जी उसे थोड़ा खुलापन देने की कोशिश की है, लेकिन वो बाजार भी गवर्न होता है पुरुषवादी दृष्टिकोण से। तो महिलाओं को एक हद तक तो इसके खिलाफ भी होना पड़ेगा, तभी तो वो पुरुष के बराबरी का बराबर में आ पाएंगे। नहीं नहीं, पुरुषवादी पितृसत्तात्मक सोच से विरोध करना एक बात है और पुरुष से विरोध करना बिल्कुल दूसरी बात है। जी जरूरी नहीं है कि सब पुरुष पितृसत्तात्मक दृष्टि से ही चलते हों। बहुत सारे पुरुष स्त्रीवादी होते हैं, स्त्री को समानता देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ आखिर माँ को इतना सम्मान देते हैं, वो भी स्त्री होती है ना। मगर अजीब बात यह है कि आप माँ बनने को महिमा मंडित तो बहुत करते हैं माँ को, मगर वही जो किसी पुरुष को विधिवत तरीके से पिता बनाए, मतलब अगर मातृत्व विवाह के पहले है या बाद में है, किसी और पुरुष के साथ है, तब वो महिमा मंडित है। आपका माँ बनना महिमा से ओतप्रोत नहीं है। आप पुरुष को पिता बनाती हैं, विधिवत पति को पिता बनाती हैं, तभी वो मान्यता को मिलती है, नहीं तो वो कलंक बन जाता है। तो फिर माँ को क्या आपने इज्जत दी? कुछ इज्जत नहीं दी। और ज्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि माँ की जब बात की जाती है तो माँ ने आपके लिए क्या किया उसकी बहुत बात होती है, आपने माँ के लिए क्या किया उसकी कभी कोई बात नहीं होती। और माँ भी स्त्री है, उसके भी शौक हैं, उसकी भी पता नहीं उसने क्या क्या चीजें जो वो करना चाहती थी नहीं की, या वो क्या सोचती है, या वो किससे प्रेम करती है, या उसके प्रेम के बारे में क्या राय है, ये कोई पुरुष नहीं जानना चाहता अपनी माँ के बारे में। स्त्री भी नहीं, बहुत कम स्त्रियां, बहुत कम बेटियां ऐसी हैं जो माँ को संपूर्ण एक स्त्री की तरह देखती, मगर कुछ हैं। तो स्त्री को आप सिर्फ एक रिश्ते की तरह ना देखें, ऐसे ये होगा कि आप स्त्री को मात्र रिश्ते की तरह ना देखें, तो सब बात ठीक हो जाएगी। बाकी तो समानता धीरे धीरे आएगी कि वो भाई नौकरी, अब वो पेशे में आ रही हैं, जैसे जैसे वो आगे आ रही हैं वैसे वैसे पुरुष के अंदर हीन भावना बढ़ रही है। मैं सोचती हूँ जो बलात्कार ज्यादा हो रहे हैं वो हीन भावना की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि पुरुष में जब हीन भावना होती है तो उसको और कोई तरीका नहीं मिलता स्त्री को काबू करने का सिवाय देह की, सिवाय बलात्कार की। तो ये एक हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है जो अक्सर उठ जाता है और इस पर कई बार विवाद भी होता है कि ये जो तीज त्योहार होते हैं, जी जी, है ना, कि पति के लिए व्रत रखना, पुत्र के लिए व्रत रखना, क्या मतलब महिला जो स्त्री स्वतंत्रता की जो लड़ाई है इसके खिलाफ भी तो इस पर आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? हाँ वो तो बहुत लोगों ने, मेरी एक मित्र थी उनकी जब शादी हुई तो उनकी सास ने कहा कि करवा चौथ का व्रत रखो, तो उसने कहा मैं रख लूंगी अगर मेरे पति भी रखें। जी, तो इसी बात है। और मैंने ऐसे पति भी देखे हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं अपनी पत्नी के साथ, मगर ये है कि अब जैसे मैंने तो कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा, यही लोग होते हैं जो नहीं रखते हैं। अगर वो देखिए अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको ये जो सब परंपरा, रूढ़ियां और सब कर्म कांड है उससे बहुत विरोध करने के लिए बहुत विद्रोह करना पड़ता है, मतलब जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ती है। मगर अगर आप संयुक्त परिवार में नहीं हैं, अपने पति के संग सिर्फ रहते हैं, तो ये आसान हो जाता है इन सब चीजों से लड़ना। तो बहुत लोग, मुझे तो याद है मेरी जब शादी हुई तो बिल्कुल पोंगापंथी परिवार में मेरी शादी हुई। हमारे जो मेरे पिता का परिवार था वो तो जरा लिबरल था, सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे, मगर मेरी बिल्कुल पोंगापंथी परिवार में शादी हुई। फिर भी मेरी सास को तो सब बहुत फुहड़ बतलाते थे, तो मैंने कहा ये बिछुए बहुत चुभते हैं तो मैं निकाल दे रही हूँ, मैं नहीं पहनूंगी। कहती हाँ चुभते तो है, मैं भी निकाल दूं। मैंने कहा आप भी निकाल दो, अगर मैं निकाल सकती हूँ तो आप भी निकाल सकती हो।
तो कह लगी नहीं, मेरी ये उनकी 3 नंदे थी जो के वापस आ गई थी, और वो सब चीजों पर वही काबिज थी। तो सास उनसे बहुत डरती थी मेरी, कहती वो बीवियां तो मेरी जान को आ जाएंगी। मैंने कहा भाई आप देख लो। मगर मैंने उतार दिए बिछुए, मैंने कभी नहीं पहने। मैंने ये सुहाग के चिन्ह कभी बिंदी में लगाती थी एक समय में, फिर मैंने छोड़ दिए, कुछ और कारण थे, मेरे निजी त्रासदी थी। तो मैंने तो कोई सुहाग का चिन्ह नहीं इस्तेमाल किया कभी। जो मन में आया उस तरह से मैं सजती संवरती थी। शुरू में मैं बहुत चूड़ियां पहनती थी, बल्कि एक दिन मेरे ससुर बोले, अरे तुम ये रोज चूड़ियां बदलती हो लिबास से मैच करके, बहुत तुम्हें तो दिक्कत होती होगी, तुम रोज चूड़ियां पहनती क्यों हो इतनी सारी? अरे मैंने कहा अच्छी लगती है इसलिए पहनती हूँ। फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दी, नहीं पहनती हूँ आजकल। तो इसका कोई मतलब, आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कौन पूरा समाज के आपके घर में आएगा आपको कुछ कहने? समाज को कुछ आपसे लेना देना नहीं होता। गांव में होता है, शहर में तो खाली आपके यहाँ चाय पीने खाना खाने आता है बस। और कुछ करने नहीं आता समाज आपके पास। आप डरते हैं उससे तो डराता है आपको। आप नहीं डरेंगे तो कैसे डराने आएगा, क्या करने आएगा आपको? हाँ, जहां खाप पंचायत होगी वहां तो डरना पड़ेगा ना, वहां तो आपको मरवा देंगे वो। मगर जहां आप दिल्ली शहर में रह रहे हैं या किसी छोटे शहर में, कानपुर में रह रहे हैं, बरेली में रह रहे हैं, तो समाज क्या करने आता है आपके घर? कुछ करने नहीं आता। आप खामा खाई डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास समय ही नहीं होता कुछ कहने के लिए, वो अपने लगे होते हैं अपने पैसा कमाने में। तो या अपने काम बेचारे जो पैसा नहीं कमा सकते हैं, उनके पास वैसे टाइम नहीं होता, वो हर वक्त अपनी मेहनत में लगे होते हैं, या मेहनत कर रहे होते हैं लोग, या पैसा कमा रहे होते हैं। दूसरा तो कोई काम करते कुछ होता नहीं है उनको किसी से मतलब। तो ये तो डर होता है, हम हर चीज से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कह के हम डरते रहते हैं, तो हम करते रहते हैं। और ये बने तो इसीलिए थे कि स्त्री की जो शक्ति है, खासकर जो मातृत्व की शक्ति है, मतलब आप अपने बलबूते पर एक मानव को जिंदा रख सकती हैं बिना किसी बाह्य मदद के, 9 महीने गर्भ में, और फिर दूध पिलाकर उसका पोषण कर सकती हैं। ये बड़ी भारी सामर्थ्य है। तो इसको काबू में रखने के लिए ये सब चीजें बनाई गई कि बिना विवाह के स्त्री मां ना बने। और वो विवाह, क्योंकि विवाह को महिमा मंडित किया गया, उसके लिए सुहाग के चिन्ह बनाए गए। जो श्रृंगार की सारी चीजें थी उनको सुहाग के चिन्ह बना दिया गया। विवाह से पहले तो आप उनको इस्तेमाल करते हैं, मगर विधवा होने के बाद नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो ये सब चीजें बनाई गई स्त्री को काबू में रखने के लिए। अब इतना जमाना गुजरा जब मीरा ने कह दिया था कि मैं अपने को विधवा नहीं मानती पति के मरने पर, तो मैं कोई वो नहीं करूंगी कर्म कांड उसके लिए। तो अगर आप कहते हैं तो आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। आजादी बिना कीमत के नहीं मिलती। मुझे याद है मैं अमेरिका में थी, तो वहां पर 2-3 वो भारतीय लड़कियां कह रही थी कि बड़ा विलाप कर रही थी कि हमारे परिवार हमें आज़ादी नहीं देते, यहाँ देखो लड़कियां कितनी आज़ाद हैं। तो मैंने कहा यहाँ की लड़कियों के परिवार उनके लिए कुछ नहीं करते, वो तो परिवार छोड़कर चली जाती हैं, जैसे तैसे रहती हैं, बीमार भी होती हैं तो उनका परिवार नहीं आता उनकी मदद करने। आप चाहती हैं परिवार आपके लिए सब कुछ करे, मगर आप आज़ाद रहें, आप परिवार के लिए कुछ नहीं करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको आज़ादी चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, ये आजकल जो साहित्य लिखा जा रहा है, और ये देखा गया है कि आजकल महिला साहित्यकार बहुत ज्यादा हो गई हैं और ज्यादा लिख भी रही हैं, और उन्हें एक मंच भी मिला है, जैसे फेसबुक है, सोशल मीडिया है। तो जो इनके कंटेंट हैं, जो जिन विषयों पर ये रचनाएं लिखी जा रही हैं, कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो,
ये क्या अपने समाज के, अपने समय के, मतलब सामाजिक जो अंतर विरोध है उनको ये व्यक्त कर पा रही हैं ये रचनाएं, या ये व्यक्तिगत दुख दर्द को व्यक्त कर पा रही हैं? देखिए, इसमें दोनों तरह का लेखन है। सोशल मीडिया पर जो लेखन है उसको तो मैं साहित्य मानती ही नहीं, वो तो यूं ही हर कोई कुछ भी लिख देता है। मगर दो तरह का लेखन है। आप देखिए, अगर नाम लेके मैं कहूँ, मधु कांकरिया हैं, वो जो लिखती हैं वो सब बिल्कुल सामाजिक जो इश्यूज हैं, जो सामाजिक आजकल हमारी स्थितियां हैं, जो विषमताएं हैं, उन्हीं पर लिखती हैं। और जैसे आदिवासियों पर लिखा उन्होंने, नक्सल आंदोलन पर लिखा उन्होंने, वैश्याओं पर लिखा उन्होंने, ड्रग नशेड़ियों पर लिखा। तो वो ऐसे लिखती हैं उपन्यास। ऐसे और लोगों ने भी लिखा है, जैसे इस पर लिखा है, आतंकवाद पर लिखा है महिलाओं ने, कश्मीर के बारे में लिखा है। बहुत तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं। राजनीति पर उपन्यास लिखे जा रहे हैं, सामाजिक संरचना पर लिखे जा रहे हैं। मगर बहुत सारा लेखन, जो हमेशा से ही ऐसे होता है कि बहुत सारा लेखन एकदम सतही लेखन है, और वो सिर्फ, जिसे आपने पहले कहा था ना, जो तथाकथित स्त्री विमर्श है, जिसमें देह की आज़ादी का नारा लगाया जाता है, वो उस पर है। और मैं ये समझती हूँ कि आजकल महिलाओं को बहुत छूट है। हमारे ज़माने में तो हर बात पर कोई ना कोई आक्षेप आप पर लगा दिया जाता था। आजकल तो जो मर्जी लिख लो, तब उनको थोड़ा सोच विचार कर लिखना चाहिए ना। सोचने, जो लेखन है उसमें विचार भी होना चाहिए, विचारधारा या वाद नहीं होना चाहिए, मगर विचार तो हो। खाली वही बातें बार बार, पांच छह महिलाओं का आप देखिए, साहित्य पढ़िए तो लगेगा एक ही महिला ने लिखा है सब। तो वहां पर आके ये गड़बड़ पैदा होती है। वरना वो शिल्प में भी प्रयोग कर रही हैं, भाषा में भी प्रयोग कर रही हैं। तो नई लेखिकाओं की बात कर रही हूँ। हमारे ज़माने में तो बहुत कुछ लिखा गया था अलग अलग तरह से। ये सोशल मीडिया ने बहुत मैं समझती हूँ कि नुकसान किया है साहित्य का, क्योंकि हर तरह की सतही चीज़ उसमें छप जाती है, और 15-20 जन वाह वाह कर लेते हैं उसको, वो खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने बहुत महान कुछ लिख दिया है। एक जो सबसे खराब प्रवृत्ति आजकल के लेखकों की है, वो ये है, लेखक दोनों, स्त्री भी पुरुष भी, कि वो एक कुछ लिख लेते हैं, एक उपन्यास लिख लेते हैं और सोचते हैं हम महान हो गए, और हम प्रचार के बल पर हैं कि हम स्थापित हो गए, हम लेखक बन गए। प्रचार के बल पर कोई लेखक बनता है तो टिकता नहीं है। आप टिकते तो उसकी मूल्य वस्तु से, जो साहित्य में लिखा गया है, उससे आप टिकते हैं। थोड़े दिन के लिए आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, प्रचार करके आप अपने को स्थापित कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी लोगों को वाहवाही मिलती है, और इनकी जो युवा लेखन को एक के बाद एक दुनिया भर के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारे जमाने में तो कोई पुरस्कार नहीं होता था। भाई, आप नवलेखन कर रहे हैं तो क्या तीर मार रहे हैं? अलग से क्यों पुरस्कार होने चाहिए उनके लिए? वो 2-4 पुरस्कार मिल जाते हैं युवा लेखन के, बस वो खुश हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी हर भाषा में अनुवाद हो जाए उनको, और वो कहते हैं बाकायदा, वो मुझे याद है राजकमल ने एक किया था कार्यक्रम युवाओं को लेकर, वो कहते हैं पहले तो कुछ लिखा ही नहीं गया हमारे पहले, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता। वो कहते हैं पहले के लेखकों ने तो कभी प्रेम पर ही नहीं लिखा। अरे भाई, तुमने पढ़ा ही नहीं कुछ, तो तुम्हें कैसे पता क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? पढ़ने में तो वो विश्वास ही नहीं करते। जो खुद लिखते हैं वही ठीक है, बस आपस में आपसदारी में पढ़ते हैं या आपसदारी में तारीफ करते हैं, यही होता है। तो उसमें फिर बड़ी मुश्किल से जो मिलते हैं, जो सचमुच विचारवान हैं और जो दृष्टि रखते हैं, जीवन दृष्टि रखते हैं, जो सबके बारे में बात करते हैं, आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में, पुरुषों के बारे में, बच्चों के बारे में, सबके बारे में वो लिखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। तो ऐसी बहुत सी लेखिकाएं ऐसी भी हैं और ऐसी भी हैं जो लुगदी साहित्य लिख रही हैं। बल्कि लोग खुश होकर कहते हैं कि हमारा नाम लुगदी साहित्य में सबसे ऊपर आ गया। ऐसे भी लोग हैं। एक बात आपने अभी कही कि
रचनाओं में विचार होना चाहिए, विचारधारा नहीं जी। होनी चाहिए। तो इससे इसका मतलब इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। विचार आप किसी की नकल करके नहीं देते हैं। विचार आपके अपने होते हैं, अपनी दृष्टि से जन्मते हैं। विचारधारा में जो चले आ रहे हैं विचार, जो प्रचारित विचार हैं, जिससे एक धारा बन गई है, उसको आप लेते हैं और उससे अलग होने में बहुत दिक्कत होती है। उस विचारधारा को तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से, बहुत साहस चाहिए। उसको हम बोल्ड नहीं कहते, मगर साहस चाहिए उस विचारधारा से अलग एक विचारधारा बनाने के लिए। तो वो विचार ही करता है ना। जब नया विचार आता है तो वो विचारधारा बदलती है, उसका बदलता है। कोई विचारधारा हमेशा के लिए नहीं रहती, वो वाद बन जाती है। विचारधारा बहुत जल्दी वाद बन जाती है और फिर उस वाद से छुटकारा नहीं मिलता, फिर उसमें कुछ विकसित नहीं होता, कुछ बदलता नहीं, परिवर्तन नहीं होता, तो वो बेकार हो जाती है। अगर विचार में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तो फिर वो विचार नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इसका मतलब ये है कि ये कठपुल्ला जो विचार है वो वही जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर प्रवाहमान है, अगर विचार समय के साथ और संवेदना के साथ और स्थितियों के साथ अगर वो बदल रहा है, तो विचारधारा का मतलब ही होता है कि विचार जो है वो परिवर्तनशील, रूढ़ होना एक अलग बात हो गई। जैसे आपने बताया कि जैसे दलितों के ऊपर लिखा और आदिवासियों के ऊपर लिखा, कुछ लिख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो किसानों के ऊपर लिख रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो मतलब जंगल में रहने वाले लोग, नक्सलियों के ऊपर लिख रहे हैं। तो उनके पास एक विचार भी होगा और एक दृष्टि भी तो होगी ना उनके पास। दृष्टि तो सबसे जरूरी है। बिना दृष्टि के आप कैसे लिख सकते हैं? फिर तो आप सिर्फ वो जो स्थितियां हैं पत्रकार की तरह लिखेंगे, वो भी अच्छे पत्रकार की तरह नहीं कि जो कुछ है उसको आप उसका विवरण दे देंगे। दरअसल आजकल उपन्यासों में बहुत विवरण भी रहता है। मुझे याद है मैंने एक बार भगवान दास मोरवाल से कहा कि भाई आप इतना विवरण लंबा लंबा क्यों देते हैं? एक आपने पहले बाप की शादी दिखाई, फिर बेटे की शादी दिखाई, दोनों में पूरा विवरण क्यों देते हैं? तो कहने लगे फिर उपन्यास में कैसे क्या लिखें? मतलब तो मैंने कहा अगर कुछ नहीं मिलता लिखने को तो आप कहानी लिख के छोड़ दीजिए। उपन्यास लिखना हकीम ने थोड़ा बतलाया। तो अगर आपके पास कोई विचार नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, तो लिखना किसी हकीम ने बतलाया कि जरूरी है? मत लिखिए, कुछ और काम कीजिए। जिंदगी में इतने अच्छे अच्छे काम हैं जो आप कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, ये बात सही है कि विवरण या आंकड़े या बहुत सारी खोजबीन तो उपन्यास की जो उसका लय होता है उसको तो बाधित करते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बाधित करते हैं। शोध आप पहले करिए, अपना जो कुछ शोध कर रहे हैं जिंदगी भर कीजिए, और उपन्यास आप लिखिए तो क्यों बतलाते कि मैंने शोध करके लिखा है? शोध तो पूरी जिंदगी चलता है। आप शोध ही करते रहते हैं, सुबह से शाम तक क्या करते हैं? आप ढूंढते हैं, खोजते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं उसको, उसकी छानबीन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसकी व्याख्याओं में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। यही तो करते हैं आप। तो फिर लेखन हो जाता है उसमें से। तो उसमें अलग से दिखाना है कि जी मैंने पहले शोध किया फिर मैंने ये उपन्यास लिखा, ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। आप जो जीवन भर करते हैं उनमें से उपन्यास किसी समय आ जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ स्मृति में चला जाता है ना। स्मृति का तो अक्षय भंडार है। सब कुछ जो कुछ आप महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जिसकी अनुभूति होती है, जो आप पढ़ते हैं, सब कुछ जो आप विचार करते हैं, सब कुछ तो आपकी स्मृति में रहता है। फिर कोई अनुभूति दोबारा होती है तो आप उसको लिख देते हैं। जैसे आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं और उसके बाद से फिर आपकी एक कहानी के बारे में, मतलब आपसे मतलब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? पहली बात तो ये है कि जो आप इतनी बड़ी हैं, लीजेंड हैं आप, मतलब अगर मान लीजिए कि किसी नए लेखक को या लेखिका को
आपसे मिलकर सलाह लेनी है कि मैं भी लेखक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसे क्या सलाह देंगी आप? लेखन के बारे में हाँ, कि मतलब कैसे एक तो ये हो है? सकता है, एक तो ये हो सकता है कि मत बनो लेखक, बेकार में क्यों लेखक वो बनोगे। तो अलग बात है दूसरा कि मत लिखो, दूसरा हाँ, मगर दूसरा ये है कि आप उसे सही लेखक बनने के लिए सही सलाह देंगी तो क्या क्या देंगी? मैं तो ये कहूंगी कि अगर सलाह चाहिए तो लेखक मत बनो, क्योंकि सलाह से कोई लेखक नहीं बन सकता। हर लेखक अलग होता है, अलहदा होता है। अगर जो सब कह रहे हैं वही आपको कहना है तो फिर कोई फायदा नहीं है लिखने का। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बिल्कुल सलाह मत मांगो। अपना लिखा हुआ दिखलाना चाहो दिखला लो किसी को, वो उसमें हो सकता है कुछ अच्छी बातें आपको ऐसी बतला दे जो आपको लगे हाँ ये मेरे से छूट गया, ये मैं उसको दोबारा लिखूं। मगर उससे वो आपको कैसे बतलाएगा? वो सिर्फ ये कह सकता है कि भाई मुझे ये कमियां लगी या मुझे ये लगा, फिर आपको ही लिखना है। तो मैं कभी सलाह नहीं देती सिवाय इसके कि भाई थोड़ा धीरज रखो। 2 किताब लिख के अपने आप को ये मत समझ लो कि बस मैंने अपना सबसे अच्छा लिख दिया। जैनीन जी ने मुझसे कहा था शुरू में, बिल्कुल शुरू में, कि जिस लेखक को तिरस्कार मिलता है वो अच्छा लिखता है, अच्छा लेखक बनता है। जिस लेखक को बहुत जल्दी पुरस्कार मिल जाता है उसका लेखन खत्म हो जाता है। तो ये बात मैंने हमेशा याद रखी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि भाषा को लेकर कोई कुछ कहता है तो मत सुनो। तो ये तो मैंने नहीं किया, मैं सुनती हूँ। जो भी कोई कुछ कहता है, मतलब कौन कहता है इससे मतलब नहीं, वो बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, किस उम्र का आदमी है, बल्कि बच्चों की बात मैं ज्यादा सुनती हूँ। मुझे लगता है वो ज्यादा जहनी होते हैं तो आडंबर भी कम करते हैं। तो बात जरूर मैं सुनती हूँ मगर मैं लिखती वही हूँ जो मैं चाहती हूँ। तो यही सलाह दे सकती हूँ मैं कि आपके लिए अगर वो पैशन नहीं है, अगर आप उत्कटता से ये महसूस नहीं करते कि मुझे लिखना ही है, तो आप मत लिखिए। और अगर आप उत्कटता से महसूस करते हैं कि आपको लिखना है तो आपके पास स्वयं शिल्प भाषा आएगी और उस पर मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए। 1 2 3 4 5 जितने ड्राफ्ट्स आपको करने पड़ते हों उतने कीजिए। सबको एक बराबर बार बार नहीं लिखना पड़ता, किसी को लिखना पड़ता है तो लिखिए, मगर सलाह मत मांगिए, सलाह मत मांगिए। ये आपका कैमरा थोड़ा सा किताबों के उसे अलग चला गया, थोड़ा सा कर, हाँ ये ठीक। हाँ, असल में मैं हाथ में पकड़े पकड़े थक गई हूँ बिल्कुल, बात खत्म क्योंकि ही कर इसको रहे मुझे हैं हम हाथ आप। तो ये दिखेगा। अगर मैं उसको वहां रख दूंगी तो कुछ ना नहीं ना दिखेगा, नहीं, मैं कुछ नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, हाँ। इतना थक गई हूँ। वो मेरी आज उम्र आप, का भी लिहाज कीजिए। अरे आप क्या बात कर रही हैं आप? हाँ। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि हमारे हमने जब लिखना शुरू किया हम्म। तो हमने एक बड़े साहित्यकार हमारे जो शहर में हुआ करते थे उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि पहले कुछ किताबें पढ़ डालो, कुछ साहित्यकारों को पढ़ डालो, कुछ कहानियां उपन्यास पढ़ डालो, जो क्लासिक्स हैं उनको पढ़ डालो, थोड़ा क्राफ्ट वगैरह, तब उससे आइडिया लग जाएगा। तो ये बात तो मुझे थोड़ा ठीक लगी कि भाई क्राफ्ट वगैरह के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो वो तो आप पढ़ते नहीं है तो आप लिख भी नहीं सकते। पढ़ने की तो एक, देखिए बहुत किशोरावस्था में पढ़ने का रोग लग जाता है, शौक होता है, फिर लत होती है, फिर नशा बन जाता है। तो आपने पढ़ा ही नहीं अगर कभी कुछ किसी को, तो आप फिर मुश्किल होता है लिखना। कई लोग बड़े फख्र से कहते हैं कि हम तो पढ़ते ही नहीं, मगर मैं समझती हूँ कि जो कभी किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं, उसकी जो, देखिए अपना अनुभव तो सीमित ही होता है ना, किसी भी मनुष्य का अनुभव सीमित ही होता है, और साहित्य उस अनुभव में वृद्धि करता है, उसका दायरा बढ़ाता है। तो अगर आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आपके अनुभव तो सीमित ही होंगे ना। तो सीमित अनुभवों से सीमित ही विचार भी पैदा होंगे, सीमित ही शिल्प भी आएगा। मगर मैंने जैसे बचपन से ही बहुत ज्यादा पढ़ा, तो मेरे ऊपर किसी एक लेखक का कोई प्रभाव नहीं है, सब गडमड है। बहुत सारे लेखकों का मिलकर ये प्रभाव है कि अपनी तरह से लिखो, अपनी तरह से लिखो। ये प्रभाव पड़ा है मुझे बहुत सारे 100 200 300 400 लोगों को पढ़कर।
अनेक भाषाओं में पढ़कर कि भाई अपनी तरह से लिखो बस। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो मत कहो। अच्छा, एक बात बताइए और उसके बाद से फिर कहानी के बारे में बात करते हैं ना। कि मैं आपके जब प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा था, कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, बालकों बच्चों के लिए गद्य संग्रह और व्यंग सब बात कर रहा था, उसमें कविताओं का जिक्र नहीं था। लेकिन अभी मैंने देखा कि आप कविताएं भी लिख रही हैं और आपकी शायद कविताओं पर कोई किताब भी आने वाली है। नहीं, ये बहुत दिलचस्प है कि मैंने कविताएं सब तो मैंने हिंदी में लिखा है, थोड़ी कविताएं जो मैंने लिखी वो अंग्रेजी में लिखी हमेशा। हाँ, मैंने अंग्रेजी में भी सुनी आपकी कविताएं। हाँ, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में हमेशा से लिखती रही हूँ कभी कभी। और वो एक अंग्रेजी में जो मैंने उपन्यास लिखा है उसमें भी वो कविताएं हैं। मगर अभी जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है तब से अचानक मैंने बहुत सारी कविताएं हिंदी में लिखी। मैं अचानक मेरे भीतर ये कविता लिखने का जज्बा पैदा हुआ है और मैं कविताएं लिख रही हूँ आजकल। और अब ये तो पता नहीं कब तक ये पैशन रहेगा और कितनी कविताएं मैं लिखूंगी और क्या वो किताब छपाने लायक होंगी या किताब छपेगी। मगर मैंने कई जगह वो छपी हैं, छपेंगी। और जैसे कविताओं की किताब तो आप जानते हैं कोई छापना भी नहीं चाहता। मगर ये मेरा एक नया शौक है, लत है, पैशन है, जो भी आप कहना चाहें। एक विधा थी, मैं हमेशा कहती थी मैंने हर विधा में लिखा है कविता के सिवा, क्योंकि कविता मैं अंग्रेजी में लिखती थी और मैं कहूँ कि मैं वो अंग्रेजी में लिखती हूँ तो सब लोग पूछते थे क्यों, और मेरे पास कोई उसका माकूल जवाब नहीं होता था। माकूल जवाब मेरे पास किसी चीज़ का नहीं है, भाई मैं क्यों लिखती हूँ उसका भी कोई माकूल जवाब मेरे पास नहीं है। मगर कविता क्यों मैं अंग्रेजी में लिखती हूँ इसका कोई माकूल जवाब मेरे पास नहीं था। तो क्यों लिखती थी कविता पता नहीं, क्यों अंग्रेजी में लिखती थी पता नहीं, सिवाय इसके कि ज़्यादातर ये कविताएं 80% कविताएं प्रेम कविताएं थी जो मैं अंग्रेजी में लिखती थी। तो हो सके मैं लिखती हूँ जो अंग्रेजी जानता हो। मगर अब हिंदी में लिख रही हूँ वो प्रेम कविताएं नहीं है, एक भी उसमें प्रेम कविता नहीं है, सब अन्य विषयों पर कविताएं हैं। और अंग्रेजी में भी बहुत कविताएं मैंने ऐसी लिखी हैं जो प्रेम पर नहीं है। मगर ये हिंदी में कविता लिखने का मेरा नया नया पैशन हुआ है और अब अचानक मुझे सूझ जाती है। और फिर मैं वो कहानी भी मैं ऐसे ही लिखती थी कि सूझ गई तो एक ही बैठक में पूरी कहानी लिखूंगी, चाहे कितनी भी लंबी हो, बिना खाए पिए मैं उसको लिखती जाती थी। कल मैंने आपकी एक कविता सुनी और पद्मा, और उसको पढ़ने की स्टाइल से तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। मुझे लगा नहीं कि आप अभी नई कविताएं लिखना शुरू की हैं। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उसका पाठ किया। आप जाकर नई कविता लिखना शुरू करोगे तो बचपन की कविताएं तो वो हो नहीं सकती, प्रौढ़ कविताएं ही होंगी ना। अच्छा, आपने सुनी वो कविता एक थी पद्मा नदी? हाँ, मैंने सुना और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और बहुत ही मतलब जबरदस्त कविता, और आपने पाठ भी बड़ा जबरदस्त किया उसमें। पाठ करने का तो मुझे शौक है, पाठ करने का मुझे बहुत शौक। तो मैंने देखा तो अब आप अपनी एक किसी प्रिय कहानी का मतलब एक थोड़ा सा मैं करती हूँ। एक बहुत प्रिय कहानी है जो मतलब जो लोग जिन्हें मेरी बढ़िया कहानियां बतलाते हैं उनसे वो अलग है। और हालांकि वो राजकमल ने जो प्रतिनिधि कहानियां छापी हैं उसमें है, उसका नाम है समागम। समागम और मैं समझती हूँ मेरी बेहतरीन कहानियों में से एक है। तो उसमें जो मैं अंश पढ़ रही हूँ मैं बतलाती हूँ आपको कि एक प्रौढ़ महिला है जो हरिद्वार में गंगा की आरती देखने जाती है। उसकी पृष्ठभूमि यह है कि उसकी बेटी की मृत्यु हो गई है और ये पता नहीं चलता कि वो आत्महत्या थी, दुर्घटना थी या हत्या थी। वो मजदूरों के लिए काम कर रही थी एक जगह और वहाँ वो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो गुस्लखाने में मृत पाई जाती है। तो पुलिस तो पहले कहती है उसका सिर टकरा गया नलके से और वो मर गई, फिर ये होता है कि नहीं उसने आत्महत्या की।
मगर ये समझती है, इसके मन में है कि हत्या हुई है। तो बड़ी उद्विग्न चित्त से वो वहां जाती है गंगा की आरती देखने। वहां उसे पुरानी बातें याद आती है और वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये जो पुरानी बात वो याद करती है, हाँ ये ठीक है। समझिए कि वो वहां बैठी है जहाँ गंगा की आरती हो रही है। तो वो अपने पुराना उसको जो याद आता है, यहाँ बहुत भीड़ है। आप जानते ही हैं कि गंगा आरती के समय कितनी जबरदस्त भीड़ होती है, एक आदमी दूसरे आदमी से एकदम सटा हुआ होता है। तो ये याद करती है, वो पहली पहली 15 अगस्त थी, उत्सव था। इंडिया गेट पर जबरदस्त हुजूम और उसके पैरों तले रौंदा जा रहा एक बूढ़ा। मैं चीखी थी, चिल्लाई थी, 9 बरस की अपनी उम्र की तमाम ताकत लगाकर बार बार चीखी थी। पागल की तरह भीड़ को धक्के देकर, लात घूंसे मारकर आगाह करने को रोकने की नाकाम कोशिश की थी और उस कोशिश में अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। भयानक थी वो भीड़, वो शाम। उसके बाद से वो भीड़ से डरने लगी है। अब ये गंगा आरती में जो हो रहा है, दोनों तरफ से बाधित होने पर भी मैं किसी तरह लड़खड़ा कर नीचे की पैड़ी पर खड़ी हो गई। बैठ जाइए, बराबर वाले ने शांत भाव से कहा। अब क्या होगा? कातर स्वर में मैं फुसफुसाई। आरती होगी, मुझे जाना है। मैंने चीखना चाहा पर गला रुंध गया। अभी नहीं, आरती के बाद। बैठ जाइए। उसी शांत स्वर में उसने कहा। मैं बैठ गई। आंखें सामने गंगा के प्रवाह पर जमा दी। असंख्य दीप उस पर जल बुझ रहे थे। लोग पत्ते से बनी नाव में छोटा सा घी लाकर जल में प्रवाहित कर रहे थे। अब जब दिन का उजाला मलिन पड़ने लगा था, दीपों का क्षीण प्रकाश टूटते तारों की तरह चकमक करके बुझ रहा था। हवा तेज थी। क्षण 2 क्षण में ही दीप बुझ जाते थे, पर इतने में दूसरे जल जाते। पानी पर जगमग तारे टूटते चले जा रहे थे। मेरे पास भी तो है पत्ते की नाव, फूलों की पंखुड़ियों से लदी। बीच में स्थित नन्हा दीप और कपूर। यहाँ आकर बैठने से पहले उसे गंगा में प्रवाहित करना चाहिए था, पर उससे पहले ही यात्री मंडली ने मुझे प्रवाहित कर यहाँ पहुँचा दिया था। अप्रज्वलित दीप उदास मेरी गोद में दुबका पड़ा था। भीड़ के सामने किसका वश चलता है? उस दिन की बात, मेरे परिवार ने मुझे ढूंढ निकाला था। 15 अगस्त बीत जाने पर अगले दिन या शायद उसके अगले दिन बीच में अंधेरा जरूर घिरा था। एक अंधेरी रात या 2। मेरे कहे पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। कल्पना थी तुम्हारी, सबने कहा था। उमस, उत्तेजना और भीड़ की गंधाती रेल पेल से पैदा हुई उत्भ्रांति में देखा तो स्वप्न था। कहाँ, कहीं भी तो कोई बूढ़ा कुचला नहीं गया। कुचला जाता तो क्या उसकी लाश नहीं मिलती, शिनाख्त नहीं होती? चलो शिनाख्त न भी होती तो लावारिस लाश सबूत बनी पड़ी तो मिलती। रुंधी पिसी लाश, वो भी इंडिया गेट पर। अखबार वाले खबर छापे बगैर छोड़ देते क्या? नहीं, सब बच्ची का भ्रम है। आंख लग गई होगी, सपना देखा होगा, डर गई होगी। कहानी गढ़ने का बच्चों को शौक होता है। कहानी को यथार्थ मान बैठते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं और हमें भी करवाना चाहते हैं। अब इसी को लें, बीच में गुजरे वक्त के बारे में ये जो बतला रही है, यही कौन सा सच है? 2-4 सवाल करो तो बौखला जाती है। पुलिस स्टेशन पर तमाम बत्तियां लगी हैं। कहाँ था वो काला घुप अंधेरा जिसकी ये बात करती है? भूल जाओ सब कुछ, बार बार मुझसे कहा गया।
कहीं कोई बूढ़ा नहीं कुचला गया, कुछ नहीं हुआ, बस तुम भीड़ में खो गई थी और ढूंढने पर वापस मिल गई। ना बूढ़ा था ना अंधेरा, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। पर मैं भूल नहीं पाई, भीड़ मेरे लिए हवा बन गई थी। अब सोचती हूँ, अगर वाकई आज़ादी की उस पहली शाम कोई बूढ़ा भीड़ के पैरों तले कुचल कर मरता तो क्या उसकी खबर छपती? पुलिस वाले उसकी लावारिस लाश की शिनाख्त करते? उस उत्सवी माहौल को एक गरीब बूढ़े की मौत के लिए कौन ध्वस्त करता? कोई नहीं। उस दिन भीड़ केवल सड़कों पर नहीं थी, हमारे भीतर भी थी। हम भीड़ के हिस्से थे, हमारा अपना अलग वजूद मिट चुका था। हम भीड़ थे, बस भीड़ थे, और भीड़ होने में खुश थे, क्योंकि उसी तरह हम आज़ाद थे, मुक्त थे, गरिमामय थे। ये आज भी लागू है। जब भीड़ बनते हैं तभी हम मॉब लिंचिंग करते हैं, और तब हम भीड़ होते हैं, बस भीड़ होते हैं, हमारा अलग कोई वजूद नहीं होता। फिर जब तंद्रा टूटने पर हमारा वजूद जगा तो क्या हुआ? हम इतने हतबल क्यों हो गए, इन बुझते दीपों की तरह? उसके बाद तो बहुत कुछ होता है इस कहानी में। बाद में वो बैठी है तो जो उसके पास एक आदमी बैठा है और उसका बेटा, एक बहुत बूढ़ा आदमी और उसका बेटा, और बाद में उसको लगता है कि वो बूढ़ा मर गया है और बेटे की गोद में है, पर पता लगता है कि बेटा मर गया है और बाप की गोद में है। और तब उसको अपनी बेटी का स्वर सुनाई देता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी मृत्यु आत्महत्या थी या हत्या थी या दुर्घटना थी। वो अब ये जो अब हुआ है, अब ये बेटा, तुम सोच रही हो कि बूढ़ा मर गया, चलो अच्छा हुआ अपने बेटे की गोद में, तुम देखो कि बेटा मरा हुआ है बाप की गोद में। तो ये सब जिंदगी और मौत है जो चलती है। मौत भी जिंदगी का हिस्सा होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु हुई बस। ये एक ऐसी कहानी बनती है। वाह वाह। मृदुला जी, एक तो चलिए बाई चांस, मतलब बाई किसी वजह से आप का चेहरा लोगों को दिखाई नहीं पड़ा, बट ये एक्सपेरिमेंट भी काफी अच्छा रहा। हाँ, अच्छा है। बहुत सारे लोगों के मन में क्या करते, बहुत सारे लोगों को उत्सुकता हो रही थी कि मृदुला जी की शक्ल देखे, हमने कहा आज आवाज ही सुना देते हैं बढ़िया से। तो आवाज तो इतनी बढ़िया है आपकी कि लोग बाग आवाज से ही मुग्ध हो गए। एक मुहावरा है ना कि लेखक को दिखाई नहीं देना चाहिए, उसके सिर्फ लेखन को दिखाई देना। तो अच्छा है ना, लेखक को देखने की जरूरत है। हाँ, ये बढ़िया, मतलब ये बढ़िया। हाँ, और किताबें आपकी हैं और आपकी बातें हैं, बहुत अच्छा लगा। और वो टेक्निकल गड़बड़ी तो कहीं भी हो सकती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, सीखने को मिली, हमारे दोस्तों को भी पसंद आई होगी। आपका मुझे मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई, इतनी देर तक आप लगे रहे। आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं, आप हमारे लिए बहुत बड़ी हैं, इसलिए मुझे कोई वो नहीं है। मुझे तो खुशी है, आप मेरी शक्ल देखिए, मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं तो आपको देख पा रही हूँ ना, ये तो अच्छा है ना, मैं तो आपको देख पा रही हूँ। हाँ, तो मैं काफी अच्छा रहा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय मुझे दिया और मोबाइल को हाथ से पकड़ के आपने किया। तो आपको थोड़ी तकलीफ तो हुई है, लेकिन चलिए ठीक है, कई बार टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा करना पड़ता है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार और बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार।